हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज पेडागोजी ऑफ मैथ्स का ये 4th पार्ट में लेकर आई हूँ आपके लिए। याद रहे, ये पेडागोजी ऑफ मैथ्स की बात करेंगे। इसमें हम मैथ्स की जो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी बात करेंगे। बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, मतलब कंसेप्ट बीच बीच में आएंगे, बट ये पेडागोजी है। इसमें बच्चे कैसे सीख रहे हैं और टीचर का क्या रोल है बच्चों को सिखाने में, तो उन सब चीज़ों की इसमें बात होगी। ठीक है, पहले 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मैथ्स पेडागोजी स्पेशल प्लेलिस्ट खोल सकते हैं चैनल की, वहाँ पर आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगी। सीटेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, 15 आपके सोल्व करने के आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ KVS की और DSSB की, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी पर मिलते हैं एग्जाम में। जो आपका पेडागोजी का सेक्शन आता है, जिसमें कोई ना कोई सिचुएशन दे दी जाती है आपको टीचिंग के ऊपर, मैथ्स की टीचिंग के ऊपर, और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो DSSB में काफी क्वेश्चंस आते हैं और पैटर्न जो है एग्जाम का चेंज होता रहता है। तो सब पेडागोजी में किसी भी सब्जेक्ट को डाल सकते हैं, वो EVS के साथ डाल सकते हैं, मैथ्स के साथ डाल सकते हैं, लैंग्वेज के साथ डाल सकते हैं। तो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बिना देरी करे ही हम आज का वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो आज के टॉपिक मैंने लिए हैं वो है कि हम किस तरह से बच्चे को हेल्प कर सकते हैं मैथमेटिक्स लर्न कराने में एज अ टीचर। बिल्डिंग अपॉन चाइल्ड्स बैकग्राउंड, क्यों हमें चाइल्ड का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। फिर ELPS सीक्वेंसिंग की बात करेंगे। ठीक है, ELPS सीक्वेंसिंग क्या होती है अगर मैथ सिखाना है बच्चे को तो। फिर रोल ऑफ एरर्स का रोल क्या होता है मैथमेटिकल लर्निंग में। ठीक है, जो गलतियां बच्चे करते हैं उसका क्या रोल है मैथमेटिकल लर्निंग में, तो वो सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में, कि बच्चे का बैकग्राउंड जानना टीचर के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, टीचर शुड नो द चाइल्ड्स लेवल, बच्चे का लेवल पता होना चाहिए टीचर को कि किस लेवल पर बच्चा है। ठीक है, और किस लेवल तक वो पहुंच सकता है। जब हम ZPD की बात करते हैं ना, तो जिस लेवल पर है प्लस कहाँ तक पहुंच सकता है, तो ये उसका पूरा जोन होता है पढ़ाई का, जहाँ पर वो पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर आप इस जोन से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा शायद लर्न नहीं कर पाएगा। मैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बच्चा है उसका एक लेवल होता है सेट। उससे आगे अगर आप 5th क्लास के बच्चे को, सॉरी 5th नहीं, आप 2nd क्लास के बच्चे को सपोज अलजेब्रा के बारे में बताओगे XY, तो क्या वो सीख पाएगा? यानी कि बच्चे का वो लेवल है ही नहीं, वो सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड जानना जरूरी है, बच्चा किस तरह से सीख रहा है। आपने कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, तो बच्चे की जो सीखने का प्रोसेस है उसने किस तरह से उसको किया है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि टीचर ने बच्चे को ये क्वेश्चन दिया, मैकेनिकल वे में दिया, ऐसे लिख कर दे दिया कॉपी में या फिर ब्लैक बोर्ड पर बुलाया और बोला कि इसको सोल्व करो। अब बच्चे ने इसका आंसर जो है वो किया 1 और 4। ठीक है, बच्चे ने ये किया और बच्चा श्योर था कि हाँ मैडम ये तो बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, बच्चा हो सकता है 3rd क्लास का हो सकता है या फिर 2nd क्लास का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बच्चा जो है 41 लिख के बैठ गया। टीचर ने कहा आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत है? बच्चे ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो टीचर ने क्या कहा, टीचर को पता था कि ये जो आंसर है गलत है, लेकिन टीचर ने ये नहीं बोला उसको कि गलत है। उसने कहा ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। टीचर ने वहां पर क्लास में जितनी भी चीजें थी, भले ही पेंसिल थी या ज्योमेट्री बॉक्सेस थे, 18 पेंसिल सपोज उसको दी। ठीक है, 18 पेंसिल दी और बोला कि काउंट करो। बच्चे ने काउंट किया, 18 है। उसके बाद टीचर ने कहा लो ये 5 पेंसिल्स और ले लो तुम। ठीक है, बच्चे को पेंसिल्स और दे दी, 5 पेंसिल्स और दे दी। बच्चा खुश हो गया कि अरे वाह 5 पेंसिल और मिल गई हैं। सिर्फ फिर बच्चे ने जो है, अब टीचर ने कहा कि अब बताओ सारी कितनी है। अब की बार बच्चे ने बोला कि उसके पास है 23 पेंसिल्स। ठीक है, 23 पेंसिल्स उसके पास है। तो अब यहाँ पर क्या बात बनी, देखिए 23 पेंसिल्स आ गई। अब टीचर ने कहा कि जरा वापस जाओ, अब बताओ ये जो हमने प्लस किया था 18 में 5 प्लस किया था और आपने अब 18 में 5 पेंसिल्स प्लस किया है। यहाँ पर पेंसिल्स लिख लेते हैं बस, 18 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स। अब बताओ यहाँ पे 41 पेंसिल्स कैसे आ गई। तो अब बच्चे को जाके जो है अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और ऐसे बच्चा जो है सीख पाएगा। ये आप ग्रुप में भी करा सकते हो, जरूरी नहीं एक सिंगल बच्चा है। आप ऐसे बच्चों को देख लीजिए कौन कौन से बच्चे हैं जिनका लर्निंग में ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, प्लेस वैल्यू की दिक्कत है, कैरी ओवर की दिक्कत है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने क्या किया, कंटेक्सचुअलाइज कर दिया। ठीक है, क्या कंटेक्चुअलाइज किया उसने, पेंसिल्स का कंटेक्स्ट, मतलब बच्चों के उसमें, जैसे बच्चों को पेंसिल से चीजों से काफी लगाव होता है, तो टीचर क्या लेके आ गई, पेंसिल से लेकर आ गई सवाल में। ठीक है, कि ये पेंसिल है, तो बच्चे का कंटेक्चुअलाइज प्रसंग मिल गया उसको एक। ठीक है, सेकंड उसने कंक्रीटाइज कर दिया। ठीक है, कंक्रीटाइज मतलब मूर्त रूप से उसने चीजें दे दी बच्चे को सिखाने के लिए, तो बच्चे ने आसानी से जो है वो कंसेप्ट जो है वो ग्रैस्प कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है बच्चे के अकॉर्डिंग उसके लेवल पर जाना पड़ेगा, उसके स्ट्रैटेजीज को देखना होगा कि वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, और फिर इसको खुद रियलाइजेशन करवाना है आपको कि हाँ आपने ये चीज गलत की है। देखिए यहाँ पे बच्चा
सीख जाएगा। यहाँ सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं, तो आप ऐसे उनको सिखा सकते हैं। और देखिए इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस तरह से, अगर ऐसी चीजें बच्चे एरर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह की चीजें उनको इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक। उसके बाद है व्हेन टीचिंग ए चाइल्ड अ कंसेप्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं, मतलब पूर्व आपको चीजें देख लेने कि आपको किन चीजों की जरूरत होगी जब आप बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, बच्चे की क्या जरूरतें हैं आपको पहले से देखनी है। एंड सी इफ द चाइल्ड हैज अटेंड देम, और देखना है कि क्या उसने वो चीजें अटेंड कर ली है। जैसे कि अगर मैं एडिशन बता रही हूँ तो एडिशन का 2 डिजिट एडिशन जब आ जाता है तो बच्चे को प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट आना चाहिए ना, जैसे 18+5 था यहाँ पर। अगर बच्चे को प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो वो कैसे करेगा, जैसे कि उसने 13 में यहाँ पर 1 ले लिया, 3 कैरी ओवर कर दिया, यानी कि उसने जो ये 1s था उसको कैरी में ले गया और यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिख दिया, वो समझ नहीं पाया कि 10+3 13 होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है उसको बच्चे को सिखानी है। तो क्या क्या चीजें प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको देखनी है। जैसे नंबर से पहले हमें प्री नंबर कंसेप्ट सिखाने जरूरी होते हैं। ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बनेगी जरूर, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो इस तरह से प्री रिक्विजिट्स देख लेती है कि बच्चों को क्या क्या कराना है उससे पहले ही। ठीक है, जब वो आप एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उससे पहले देख लीजिए आपने ये कराना है बच्चे को, तो वो चीजें जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद फोकस शुड बी ऑन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द आंसर, नॉट मेरली ऑन गेटिंग द आंसर। अब देखिए गेटिंग और फाइंडिंग में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। बच्चे ने आंसर दे दिया, आपको करेक्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको बच्चे की फाइंड आउट करनी है कि उसने निकाला कैसे आंसर। ठीक है, हो सकता है कई बार बच्चों का तुक्का भी लग जाता है, एक क्वेश्चन को ठीक कर देंगे अगले में फिर फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ ये नहीं देखना कि बच्चा सही आंसर दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि वो कैसे दे रहा है। ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। जब तक आप उसकी स्ट्रैटेजी पे नहीं जाएंगे तो आपको बच्चे की लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा कि वो किस तरह से सीख रहा है। फिर पोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू चिल्ड्रन। फिर उसके बाद कहा है कि ओपन एंडेड करो। ठीक है, ओपन एंडेड का मतलब है कि बच्चे के पास मल्टीपल आंसर्स होने चाहिए उनके लिए, वो अपनी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर सके। आप क्वेश्चन कई बार यस नो या फिर सही गलत तक मत रखिए। ऐसे क्वेश्चन ये था ना 18+5, आपने कहा बताओ इसका आंसर बताओ, जस्ट सिर्फ आंसर पूछा है मैंने, आंसर बताओ। सब जिन बच्चों ने कहा ठीक है आपने ठीक किया, तुमने तो बड़ा गलत कर दिया। एक बच्चे ने गलत कर दिया तो आपने उसको डांट दिया कि तुम तो नालायक हो, तुमसे होता ही नहीं है। तो आपकी एज अ टीचर जो है आपका यहाँ पर रोल जो है वो बिल्कुल नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था, क्योंकि आपने जस्ट आंसर देखा, जिसने ठीक किया उसको ठीक कर दिया, जिसने गलत किया उसको डांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लर्निंग अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन दीजिए जहां पर बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए कि उसने कैसे किया है, कैसे फाइंड आउट किया। सपोज कुछ बच्चे, जैसे अभी ये था कि इस बच्चे ने गलत किया था, तो आपने पूछना है उससे कि आपने गलत क्यों किया, क्या हुआ, आपने मतलब कैसे किया ये आंसर, ये निकलवाइए उससे। ठीक है, जब वो ये चीज बताएगा तब आपको उसका जो कंसेप्ट है वो क्लैरिफिकेशन उसमें करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ताकि बच्चे का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और देखिए मैं सिंगल बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली 40 बच्चों की क्लास में हर बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यू कैन मेक द ग्रुप्स, आप ऐसे ऐसे बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं जिनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। नेक्स्ट है हेल्प द चाइल्ड रियलाइज दैट देयर कैन बी सेवरल सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम। ठीक है, अभी 18+5 वाला एग्जांपल, मैं इस एग्जांपल को इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने ये लिखा है तो यही मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसके सॉल्यूशन पर हम जाए तो इसको 10+8+5 के तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर ऐसे किया जा सकता है कि 8 और 5 को पहले प्लस कर दिया फिर 10 प्लस कर दिया। तो बच्चों की अपनी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्ट प्लस करके ले आएंगे, कुछ बच्चे फिंगर्स पर प्लस करके लेके आएंगे, कुछ कहेंगे कि मैडम हमने तो सर्कल्स बनाए थे, अब इन सर्कल्स में हमने 1 2 3 4 5 18 तक लिख दिया, फिर उसके बाद 5 तक लिख दिया, फिर इनको काउंट किया। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो बच्चों को समझाइए कि सिर्फ एक ही आंसर इस तरह से, सिर्फ यही मैकेनिकल तरीका नहीं है। आप खुद अपने आंसर बताइए कि आपने कैसे निकाला है और आप अलग तरीके सोचिए, ये आपको बच्चों को बेसिकली बोलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ELPS सीक्वेंसिंग की। ठीक है, एल्प सीक्वेंसिंग की कि क्या ये सीक्वेंसिंग होती है, मैथमेटिक्स में सीक्वेंसिंग की क्यों जरूरत है। देखिए जब आप मैथ्स आप ऐसे टुकड़ों में बच्चों को बताते हैं ना, जैसे कि ये पूरा एक मैथ्स है, इसके आपने 5-6 कितने भी टुकड़े कर दिए, कुछ में डिवाइड कर दिया, एक टुकड़ा अभी पेश कर रहे हैं, फिर उससे बिल्कुल इंटरलिंक नहीं है दूसरा, उसको पहले पेश कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है जिससे कि बच्चे जो है उस सीक्वेंस को समझ पाए। तो वो क्या सीक्वेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए E फॉर होता है एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर्स एंड S फॉर सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टोन हो गया, स्टिक हो गया, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बॉटल्स, बैग्स, जो भी क्लासरूम में रिसोर्सेज मिले आपको उनका आप यूज कीजिए, उनका एक्सपीरियंस करवाइए। और एनी इजिली अवेलेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी जो इजिली अवेलेबल ऑब्जेक्ट हो जाता है क्लासरूम में मिल जाए, बच्चों से आप कहकर मंगवा सकते हैं कि आप ये चीजें इकट्ठी करके लाएं। 2-2 चीजें हर बच्चे लेकर आएंगे तो क्लास में देखिए बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाएगा। तो ऐसे एक्सपीरियंस देना है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का। उसके बाद जो है यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज,
अब जब आपने कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है, आपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मंगा लिए बच्चों से, उसके बाद लैंग्वेज को इस तरह से रखना है कि बार बार आप जो कंसेप्ट सिखाना चाहते हो वो बच्चों के दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस बाय यूजिंग वर्ड्स और स्टोरी प्रॉब्लम्स, गेम्स वगैरह आप बता सकते हो, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम स्टोरी प्रॉब्लम्स वगैरह दे सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह बता सकते हो बार बार, ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद P फॉर पिक्चर्स, यानी कि रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सपीरियंस थ्रू पिक्चर्स। फिर पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, जिन जिन कंसेप्ट्स में पिक्चर्स यूज हो सकती हैं उसमें कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट क्वांटिटी थ्रू पिक्चर्स, जो भी आप सिखा रहे हैं उसको पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद जनरलाइजिंग द एक्सपीरियंस थ्रू रिटन सिंबल्स, और लास्ट में आप जो है न्यूमेरल इंट्रोड्यूस कीजिए, जो भी आप न्यूमेरल करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज हाफ को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि 1/2, इसको हम हाफ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे कि 1/2 होता है, ये हाफ होता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। अब मैं ये सारा प्रोसेस आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आपको हाफ का ही ले लेते हैं, आपको हाफ का एग्जांपल समझाना है बच्चे को हाफ, तो आप कैसे इस कंसेप्ट को सिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। सपोज आपके पास बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास एक पेपर हो सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद रोटी हो सकती है, आप एक रोटी ले सकते हैं, एक रोटी से आप एग्जाम्पल लेकर सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद रोटी हो गई, ये पेपर हो गया, उसके बाद कोई भी चीज़ और ले लीजिए। सपोज आप कोई बॉल भी ले सकते हैं, वैसे तो अगर कोई ख़राब बॉल है जिसको काटा जा सकता है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं इसमें कलर्ड शीट ले लीजिए, ठीक है, कलर्ड पेपर ले लीजिए, या फिर आप सैंडविच अगर बच्चों के पास है तो वो ले लीजिए, ब्रेड का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सपोज ये तो मैं जब आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, अब बच्चों को एक्सपीरियंस देना है। इन चीज़ों को आपने फोल्ड किया, ठीक है, हाफ में फोल्ड कर दीजिए सबको, और बच्चों को दिखाइए, एक्सपीरियंस करवाइए उनको कि देखिए ये चीज़ें हैं और इनको हमने हाफ में ऐसे, इनको आधा हमने, पहले आप ऑब्वियसली रीजनल लैंग्वेज में बात कीजिए, ठीक है, कि हमने आधा इनको बांट दिया है, ठीक है, आपने आधा इनको फोल्ड करके बांट दिया, ओके। उसके बाद अब आपको लैंग्वेज यूज करनी है, बार बार यूज कीजिए। देखिए ये चपाती है और इसको हमने हाफ फोल्ड कर दिया है, अब हाफ हिस्सों में बट गई है, तो हाफ आप बार बार बोलेंगे। उसके बाद आप बोलिए कि ये हमारे पास सैंडविच था, इसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर आप बोलेगी ये पेपर था, इसको भी मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो तीनों चारों जितनी भी 5-6 चीजें लीजिए कम से कम, उनसे आप देखेंगे कि हाफ जो वर्ड है वो बच्चे को बार बार सुनने को मिलेगा, तो कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा ना। तो यहाँ पर लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर, इस पी का मतलब होता है पिक्चर्स, ठीक है। अब अगर ये तो आपने कंक्रीट एग्जाम्पल दे दिया, अब बोर्ड पर आप इनकी पिक्चर बना सकते हैं। ये चपाती थी और इसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, ये सैंडविच था, इसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया। तो आप पिक्चर्स बोर्ड पर बना सकते हैं, या लैपटॉप पीसी जहां भी हो सकता है वहां दिखा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप जनरलाइज कराएंगे एक्सपीरियंस को। देखिए बेटा, एक रोटी थी पूरी, ठीक है, एक रोटी के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। 2 में से 1 टुकड़ा मैंने रवि को दे दिया, और उन 2 में से 1 टुकड़ा मैंने किसको दे दिया? कनिष्का को दे दिया। सपोज मैं तो जस्ट नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि आधा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया, लेकिन ये भी तो ठीक हुआ, 2 में से 1 टुकड़ा उसको मिला और 2 में से 1 टुकड़ा उसको मिला, ठीक है। तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। इसका मतलब 1/2 को हम हाफ लिख सकते हैं। ऐसे आप सैंडविच का एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे आप पेपर का एग्जाम्पल दीजिए, और देखिए इससे बच्चे का जो हाफ का कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप हाफ का कंसेप्ट जो है सिखा सकते हैं। फ्रैक्शन एक तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप नंबर्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट लिया है, बच्चों को कितने नंबर मिले हैं, तो उस हिसाब से भी आप फ्रैक्शन सिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये है ELPS सीक्वेंसिंग। अगर मैथ्स आपको सिखाना है तो पहले एक्सपीरियंस दीजिए, फिर लैंग्वेज का भरपूर यूज कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हाफ 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 बोलेंगे, नहीं, उसको कहानी की तरह से बताइए, और बार बार हाफ हाफ शब्द को यूज कीजिए, ताकि बच्चा जो है फेमिलराइज हो जाए, उसके मतलब फेमिलियर हो जाए उस वर्ड्स के साथ, हाफ के साथ, ताकि उसको लास्ट में उसको सीखने में प्रॉब्लम ना हो। फिर आप पिक्चर दिखा सकते हैं, और लास्ट में आप सिंबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाफ का। आपको पता है कि हाफ का सिंबल ऐसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको न्यूमेरल्स में उसको शो करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर्स आर यूजफुल, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पियाजे ने अपनी स्टेजेस दी थी, ठीक है, अगर मैं आपको प्राइमरी क्लासेस की बात करूं तो 1 से 5th क्लास तक के बच्चे मोस्टली कंक्रीट ऑपरेशनल में होते हैं, ठीक है। लास्ट में ऐसा हो सकता है कि 5th क्लास के लास्ट में जो है धीरे धीरे वो फॉर्मल ऑपरेशन में जाते हैं। तो कंक्रीट ऑपरेशन वाले बच्चे होते हैं, तो मोस्टली प्राइमरी में जो एजुकेशन है वो कंक्रीट रूप से दी जाए, कंक्रीट रूप से सिखाया जाए बच्चों को, तो ज़्यादा अच्छा है। और एब्स्ट्रैक्शन हो जाए धीरे धीरे, ये बेटर होता है, क्योंकि 6 में जाकर आपको पता है कि अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट, इंटीजर्स, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सीखने में बड़ी दिक्कत होती है अगर उनके पहले के कंसेप्ट जो है वो क्लियर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है कि एरर्स बहुत यूजफुल होते हैं, गलतियां बहुत यूजफुल होती है। जब हमारे टाइम की मैं बात कर रही हूँ, हम लोग गलती करते थे तो सीधा डंडा हमें मिलता था, और गलती का मतलब ही होता था कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैथ्स में तो ज़्यादातर मैथ्स के टीचर भी कुछ खूंखार से होते थे, बिल्कुल नंबर नहीं आए हैं, ये नहीं आए हैं, कितना मैकेनिकल होता था। तो अब जो है चीज़ें चेंज हो गई है। अब जो है पर्सपेक्टिव क्या हो गया है कि एरर्स बहुत ही यूजफुल होते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे गलती करें, अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। तो एरर्स आर वेरी वेरी यूजफुल इन मैथमेटिक्स। ओके, तो चिल्ड्रंस एरर आर अ नेचुरल एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ देयर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब ऐसा नेचुरल है, तो प्राकृतिक है, और जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, ये हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप मान के चलिए कि 30 से 35 बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। बाद में तो फिर 20 तक आ जाता है स्कोर, फिर धीरे धीरे आपका 10 ही रह जाता है कि 10 ही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो बच्चों के एरर जो है वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और वो अनअवॉइडेबल होते हैं। आप अवॉइड कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। भाई अगर कोई इंसान कार्य करेगा तो गलती करेगा ना। जब छोटा बच्चा स्टार्ट करता है चलना, कितनी बार गिरता है, अगर वो चलना स्टार्ट ही नहीं करेगा गिरने के डर से, तो कैसे आएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रंस एरर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। तो ये रिफ्लेक्शन होता है कि बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं। स्पेशली ये मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 18 और 5 वाला एग्जांपल दिया था, उसने 41 लिखा, इसका मतलब उसको 13 का यही नहीं पता कि 1s को यहाँ पर लिखना है 1, और जो 10 का ये 1 है ये 10th प्लेस के लिए कैरी ओवर जाता है, क्योंकि 10 बच जाता है। हम 3 को तो यूनिट प्लेस को तो नीचे लिखेंगे, लेकिन इस 10 को हमें आगे फॉरवर्ड करना है, उसको नहीं पता था। तो अगर टीचर पूछती नहीं कि आपका 18 + 5 जो है 41 कैसे आया बच्चे से, या फिर अगर वो टीचर उसको कंक्रीट एग्जाम्पल ना देती, उसको उस अच्छे तरीके से नहीं समझाती, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो एरर जो है बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है बच्चे के काम का कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद मेकिंग एरर्स एंड लर्निंग फ्रॉम दैम इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए साउंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो है आपके एरर्स जो है वो लर्निंग उनसे ज़रूरी है, ठीक है। एरर्स करेंगे और फिर उनसे सीखेंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। आपको पता है ना कि हम जिंदगी में अगर सारी चीज़ें ठीक करते हैं तो हमें शायद याद भी ना हो कि हमने कैसे किया, लेकिन जब हम कोई गलती करके फिर सुधार करते हैं तो हमें वो ज़्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरर्स जो है बहुत ही यूजफुल होते हैं बच्चों के लिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोड्यूसिंग द राइट आंसर। और टीचर को कभी भी राइट आंसर पे फोकस नहीं करना चाहिए, बस उसको ये देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद एरर भी कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे ट्राई करें, ठीक है। अगर आप ऐसा माहौल देंगे तो ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं राइट आंसर ही देना है, तो बच्चे आप देखेंगे कॉपी में आपने 18 + 5 लिखा है, वो यहाँ पे कुछ लिखेंगे ही नहीं, चुपचाप ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको कि राइट आंसर पर फोकस नहीं करना है। आपको हमेशा बच्चों से ये बोलना है कि बेटा आप ट्राई करो, आप ये मत सोचो कि आप गलत हैं या सही हैं, ठीक है। गलती तो हम सबसे होती है, तो आप जस्ट ट्राई करो। आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आप। एरर्स बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कर सकता है, ठीक है। वो अभी तो मैथमेटिक्स की बात हो रही है, साइंस में भी कर सकता है, किसी भी चीज़ में एरर्स कर सकता है। यहाँ पे तो पर्टिकुलरली हम कहते हैं ना एरर्स हो गई, गलतियाँ हो गई, ये तो पर्टिकुलर मैथ्स की बात कर रहे हैं। लेकिन साइंस में भी कुछ कंसेप्ट होते हैं बच्चों के जो मिसकंसेप्शंस हो जाती है, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स बन जाते हैं बच्चों के, तो वो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एज अ टीचर जो है उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और चीज़ मैं आपको कराना चाह रही थी कि रिपीटेशन नीड नॉट टू बी बोरिंग, ठीक है। जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं तो मैथ्स जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला सब्जेक्ट होता है, मतलब बार बार आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो रिपीटेशन बहुत होता है, लेकिन वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि उसको बोरिंग बनाना ही नहीं है हमें, ठीक है। रिपीटेशन और रोट लर्निंग में बहुत फ़र्क होता है। जब बच्चे जो है गेम्स के थ्रू, प्ले के थ्रू, जब कंसेप्ट को पजल्स के थ्रू, जब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो एक तरह का रिपीटेशन होगा जो कि इंजॉयबल है, ठीक है। उसको बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो हमें इस तरह का रिपीटेशन जो है प्रोवाइड करना है। चिल्ड्रन इंगेज इन एंड लर्न फ्रॉम रिपीटेटिव बिहेवियर, वो बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर से लर्न करते हैं अगर वो उसमें अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, अगर वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। सच एज ड्रॉपिंग एंड पिकिंग अप थिंग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉक्स एंड टिन्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसी तो जस्ट एग्जाम्पल है कि चीज़ों को फेंकना, उठाना, फिर उसके बाद किसी बॉक्स को खोलना, बंद करना, फिर चीज़ों को गिनना,
फिर बाहर रखना, फिर से अंदर रखना, ठीक है। तो ये सब बच्चों के, छोटे बच्चों के गेम्स होते हैं, ये आप क्लास 1-2 में भी देख सकते हैं। जब आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो उनको ऐसा मौका देना है कि रिपीटेटिव बिहेवियर शो करें। जैसे जैसे रिपीटेशन करते जाएंगे आप देखेंगे कि कुछ नई चीज़ उनके सामने आती जाएगी। और मैं ये नहीं कह रही कि बस उनको रट्टे मारने हैं कि 2 1 2 2 2 4 बस इसको रट्टा मैकेनिकल के वे में करते रहो, नहीं, ये मतलब नहीं है यहाँ पे रिपीटेशन का। रिपीटेशन का मतलब है कि गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, ठीक है, एक्टिविटीज के थ्रू उनको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए उनको बार बार रिपीट करवाया जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्विज आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। रिपीटेशन कैन बी इमेजिनेटिव, ठीक है। बार बार जब रिपीट करेगा बच्चा तो आप देखेंगे हर बार कुछ ना कुछ एक नई चीज बच्चा लेकर आ सकता है, ठीक है। अगर सारे बच्चे नहीं लाएंगे तो कम से कम 5 बच्चे तो लाएंगे, 10 बच्चे तो लाएंगे। तो इस तरह से उनकी रिपीटेशन जो है वो इमेजिनेटिव हो सकती है। इट कैन इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन इंजॉयबल एक्टिविटीज, और ये बच्चे इंजॉयबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस वजह से, और वो करते भी हैं, अच्छा भी लगता है उनको जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिविटीज के चक्कर में बच्चे सिर्फ एक्टिविटी पर ही ध्यान ना दे, बल्कि जो आप मेन सिखाना चाह रहे हैं उस मुद्दे पर भी वो आ जाए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट रोट लर्निंग की बात है कि रोट लर्निंग ऑन द अदर हैंड डज नॉट अलाउ फॉर वैरायटी बिकॉज इट इज नॉट द प्रोसेस विच इज बीइंग रिपीटेड बट इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग रिपीटेड मैकेनिकली, ठीक है। तो रोट लर्निंग रिपीटेशन से बिल्कुल अलग है। रोट देखिए रिपीटेशन में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को गेम्स खिला रहे हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट हो रहे हैं उनके कंसेप्ट, लेकिन वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन रोट लर्निंग का मतलब होता है कि आप एक ही इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते रहें, ठीक है। जैसे मैं टेबल्स को कह सकती हूँ कि टेबल्स जब आप रट्टा मारते हैं टेबल्स का तो वो एक मैकेनिकल चीज है, ठीक है, बहुत ही मैकेनिकल है, रट्टा ही मारना पड़ता है तो वो बहुत मैकेनिकल है, ठीक है। तो मैथ्स में आप हर कॉन्सेप्ट में ये रोट लर्निंग नहीं करानी, आपको फॉर्मुलेज हाँ लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन फॉर्मूले का प्रोसेस की फॉर्मूला बना कैसे वो समझाइए पहले, फिर देखिए कि आप उसको लर्न करने में इसको दिक्कत नहीं होगी, और फिर हम उसको रोट लर्निंग नहीं कहेंगे, क्योंकि जब वो कंसेप्ट क्लियर कर चुका है तो फिर उसको उस चीज़ में रोट लर्निंग हुई नहीं, ठीक है। तो रोट लर्निंग अलग है रिपीटेशन से, ये मुझे आपको बेसिकली बताना था। तो आई होप कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, पेडागोजी ऑफ मैथ्स का पार्ट 4 था, ठीक है। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, और इसलिए चलती रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, नंबर कैसे पढ़ाएंगे, वो सब चीज़ें मैं कवर करूंगी। ये बेसिकली पेडागोजी का पार्ट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है आपका जो आप क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं वो नहीं है। ये बेसिकली टीचिंग लर्निंग मैथड है, मैथ्स को पढ़ाने का प्राइमरी क्लासेस में। एंड आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।